नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 88 और आगे बढ़ने से पहले 25 अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है। किरेन रिजिजू बोले कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल लाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल एक नया सवेरा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। कल करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद देर रात वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी ने कहा कि यह बिल जबरन पारित किया गया है, ये संविधान पर हमला है और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है और इसके साथ अब भारत से आयात होने वाली चीजों पर 26% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने चीन पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 40%, जापान पर 24% और दक्षिण कोरिया पर 25% टैक्स लगाया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार पर भी नकारात्मक असर पड़ा। सेंसेक्स 332 अंक यानी करीब आधा फीसदी नीचे गिरा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। शिखर सम्मेलन से पहले उनकी थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ एक बैठक हुई, जिसमें भारत थाईलैंड के भविष्य के रिश्तों के बारे में भी चर्चा हुई है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत और मुलाकात हो सकती है। एक खबर के मुताबिक बांग्लादेश ने दोनों नेताओं के बीच बैठक का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बिजली कटौती को लेकर निशाना साधते हुए पोस्टर में लिखा है, भाजपा आई और बिजली गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। पटना में इलाज के दौरान आराम नहीं मिलने पर उन्हें यहां पे दिल्ली में एम्स में रेफर किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। मुंबई पुलिस ने अंधेरी से 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने मुंबई में किसी बड़े शख्स की सुपारी ली थी। एंटी एक्सटॉर्शन ब्रांच अभी इस मामले की जांच कर रही है। 7 देसी पिस्तौल और 21 कारतूस के साथ इन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर करणपुर इलाके से हेरोइन बरामद की गई है। इस हेरोइन की तस्करी पाकिस्तान से की जा रही थी। हेरोइन ड्रोन के जरिए भेजी जा रही थी और सुरक्षा बलों ने हेरोइन के साथ ड्रोन भी बरामद किया। गुजरात के जामनगर में कल रात करीब 9:30 बजे एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर क्रैश हो गया। प्लेन ने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़े फर्जी फार्मेसी पंजीकरण घोटाले का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के समय हुए इस घोटाले में पूर्व रजिस्ट्रार समेत 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर में एलआईसी के एक दफ्तर से चोरों ने करीब 55 लाख रुपए गायब कर दिए। चोर अपने साथ सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में एक युवक महेश ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। महेश का आरोप है कि वो जिसके घर में खाना बनाने का काम करता था, वहां चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे प्रताड़ित किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नवीन नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसकी बेटी को भी घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार हमलावर महिला की बेटी से प्यार करता था, लेकिन बेटी ने इनकार किया। राजस्थान के पाली हाईवे पर एक तेंदुए की गाड़ी से टकराने के कारण मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है।
बेंगलुरु में यात्रियों से भरी एक बस रेलवे क्रॉसिंग के बीच फंस गई, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने पहले ही उसे धीर लिया और ट्रेन रोक दी। बस के फंसने के बाद उसमें सवार 10 यात्री पहले ही उतार लिए गए। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में चलती हुई कार में आग लग गई। आग लगने के बाद वो तुरंत बाहर निकल गए लोग, जिससे उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देर रात खेत में लगी आग और देखते ही देखते 100 बीघा जो खड़ी फसल थी वो राख हो गई जलकर। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में दुकानें एक साथ आ गई और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। राजस्थान के पाली दसूरी की पहाड़ियों में 5 दिन से धधक रही है आग और आग 500 से अधिक हेक्टेयर में फैली है। वन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। केरल के वायनाड से कर्नाटक के एचडी कोटे जा रही बस के ड्राइवर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और इस दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और उसने एक पैदल यात्री को मार दी टक्कर और हादसे में पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। Of the Waqf Amendment Bill 2025. हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए। देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सरकार। ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। तो संसद में वक्फ बिल पर घमासान जारी है। कल वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा चली और अब राज्यसभा में जोरदार बहस चल रही है। पक्ष की अपनी दलील है तो विपक्ष की अपनी। बहस के बाद वोट पड़ेंगे। आज की बहस के बाद वक्फ बिल पर फाइनल मुहर लग जाएगी। एक रिपोर्ट। की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छीनिए। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बेसब्री से इंतजार था राज्यसभा में बड़ी बहस का, और वो बहस जारी है। मुसलमानों की इतनी चिंता। सदन का वो पटल जहां वक्फ संशोधन बिल को पास करवाने के लिए सत्ता पक्ष की दूसरी और आखिरी लड़ाई है। सुबह से ही राज्यसभा में लगातार बहस का दौर चल रहा है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। बहस चाहे जितनी भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष को इंतजार है वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के बाद उसके नतीजों का, जो कि नंबरों से तय होना है। राज्यसभा में नंबर गेम की बात करें तो कुल मौजूद सदस्यों की संख्या 236 है। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। मनोनीत और निर्दलीय सदस्यों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 125 पहुंच जाता है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो वहां उनकी संख्या 95 है। वहीं 16 सदस्य ऐसे हैं जिन पर सस्पेंस बना हुआ है। सत्ता पक्ष को तो उम्मीद है कि राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह उनका बिल पास हो जाएगा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद आधी रात को संसद में वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लगी और सत्ता पक्ष ने विपक्ष के 232 वोटों के मुकाबले 288 वोट डालकर बिल को पास करवा लिया। तो आज राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया और विपक्ष से समर्थन की अपील की। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने वक्फ बिल पर अपने अंदाज में जवाब दिया। हमारा टारगेट जो है बहुत ही क्लियर है। तो वक्फ बाय यूजर, ये जो हमने
ऐसे आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकते। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। संस्थागत गैर मौजूदगी मुस्लिम्स की आप इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं मंत्री जी, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर वो नजर आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो माननीय उपसभापति महोदय, सब कुछ हमारा बिखर के रह जाएगा। तो राज्यसभा में वार पलटवार चल रहा है। एक भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहा है तो दूसरा संतुलन की बात कर रहा है। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सकें, कोई बूढ़ी मुस्लिमरा रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके लाएंगे। और वस्तुतः अध्यक्ष महोदय, वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्फ की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है, और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, हम उसको वक्फ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है, हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपील करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं संसद में, आइए सीधे चलते हैं। एपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है। लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव जी 5 मिनट्स। थैंक यू सर। तो राज्यसभा में चर्चा चल ही रही है और आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद जेपी नड्डा ने वक्फ संशोधन बिल पर जो विरोध कर रही है कांग्रेस पर प्रहार किया, तो कांग्रेस ने मनमानी करने का आरोप लगाया। इस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफियाओं ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का,
उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हम जिस वक़्फ़ तरमीमी बिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के समाजी तवाज़ुन और शहरी तहजीब से जुड़ा है। सर, जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हमारी बुनियादी बात यह है कि ये सिर्फ एक मजहबी मसला नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये एक निहायत अहम और संगीन आईनी मसला भी है। तो समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने वक्फ की चर्चा पर हिस्सा लेते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार को उदार बने रहना चाहिए। मुस्लिम देश जब वक्फ को सरकार कब्जे में लेकर के जब उसका मैनेजमेंट कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं, यहां तो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ काउंसिल ही चलाएगा। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अकाउंटेबल हो सके, उस तरीके का हम प्रयास करें। इंडोनेशिया अगेन अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। यहां इंडोनेशिया बिगेस्ट इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड, जिसको वो बदान वक्फ इंडोनेशिया बोलते हैं, in 2004 वक्फ एक्ट was amended incorporating modern practices and registration for the management of waqf properties, or the concept of cash waqf was implemented for maximizing the benefits derived from the waqf assets. यानी उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और लोगों के लिए काम आ सके। ईरान में द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल एक्ट अफेयर्स, ये भी सरकार के पास है। आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स वर मेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई और इन देशों का नाम लिया कि ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? तो ये संसद में जब कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है तो हमें लगता है कि संसद के माध्यम से देश की आम जनता में भी कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जबकि स्थिति बिल्कुल साफ है। संसद में जब प्रवेश पहली बार में आया, उस तरफ जो अब सदन हो गया है, संविधान सदन, सेंट्रल हॉल में घुसते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है अयम निजा परोयेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का, लोगों का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका भी। आइए अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। तेलंगाना में 400 एकड़ वन जमीन पर रात में बुलडोजर की कार्रवाई पर एक तरफ छात्रों का कड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः ही संज्ञान लिया और अगले आदेश तक हर गतिविधि पर रोक लगा दी। रात के अंधेरे में पेड़ काटे जाने से परेशान पशु पक्षियों की आवाजें विचलित करने वाली थीं। एक रिपोर्ट। हरे भरे पेड़ों से भरे जंगल जितने सुंदर दिखते हैं, आज उसी जंगल की तस्वीर भयानक है। आज ये तस्वीर उतनी ही खौफनाक है। इससे पहले ना तो आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी और शायद ही देखेंगे। रात का धूप अंधेरा और इस धूप अंधेरे में एक घना जंगल, घने जंगल में बड़ी बड़ी लाइटें, तेज रोशनी, दूसरी तरफ एक के बाद एक कई बुलडोजरों का जमावड़ा, पेड़ों की कटाई वाली मशीनें, पूरी तैयारी जंगल से पेड़ों को काटने की है। रात के अंधेरे में पेड़ों को काटने के लिए इंसानों का जमावड़ा लगा तो पशु पक्षियों के घर में कोहराम मच गया। ये बिल्कुल वैसी ही आवाजें हैं जब किसी का बना बनाया घर टूटता है। ये तो जंगल है
और यहाँ बसेरा जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कई सोशल मीडिया साइट्स पर छा गई। वीडियो इतना वायरल हो गया कि इसका शोर संसद भवन तक पहुंच गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो ने लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच पौश इलाके कच्चीबावली के पास एक जंगल का है। अब जानिए कि ये जंगल कहाँ है और क्यों काटा जा रहा है। हैदराबाद के बीच में करीब 400 एकड़ एरिया में कांचा जंगल स्थित है, जो एक ग्रीन लैंड है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कई जीव जंतुओं और चिड़ियाओं का आशियाना है। कांचा जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जंगल को काटकर यहाँ पर इमारतें बनाई जाएंगी। विकास प्राधिकरण ने इस जंगल को काटने के लिए छुट्टियों का समय चुना। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही थी। पेड़ों की कटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला तो स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया। No one is above the law and they have to step back. So we hope that the trees that are still there are protected and we are allowed to move close to the 100 acres that have been slashed off. लोगों के विरोध के बाद मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांचा गच्चीबावली में 400 एकड़ से अधिक भूमि पर विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जंगलों और पेड़ों को काटे जाने का सिलसिला जारी रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि उनका करियर अच्छा बन सके। लेकिन क्या इसी का नतीजा है कि हमारे बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का क्रेज बढ़ रहा है? एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसे शानदार एसी क्लासरूम में पढ़ाई करें, जहां डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जा रही हो, बेहतरीन शिक्षक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कराटे, आर्ट, स्केटिंग, स्विमिंग सिखाई जाए और साथ ही करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी हो। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड स्कूल अब माता पिता की नई पसंद बनते जा रहे हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्कूल में ही डाला है। स्कूल के जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, वहाँ का जो करिकुलम है तो वो काफ़ी है, मतलब बेसिक क्लियर करने के लिए। स्कूल की फीस ज़्यादा है, आई वोंट बी एबल टू डिस्क्लोज दो, बट या एक बच्चा होता है तो यूजुअली पेरेंट ऑप्ट कर भी लेते हैं, 2 होंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बोरीवली के JBCN इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा का कोई जोड़ नहीं, बच्चों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और उनके भविष्य का ध्यान भी रखा जाता है। एवरी चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, उसका अपना लर्निंग जर्नी होता है, उसका अपना ग्रोथ पैटर्न होता है, टू इंश्योर दैट हर बच्चा अपने वे में अपना बेस्ट कर पाए। उसके लिए पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग ग्रेड 6 से स्टार्ट होता है। सो उसके पहले भी बच्चों से टीचर्स बात करते हैं कि तुमको आगे जाके क्या करने में इंटरेस्ट है। ग्रेड 6 से दे स्टार्ट मेंटेनिंग देयर ओन जर्नल कि मुझे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। जिन बच्चों ने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है, उनका कहना है कि उन्हें इन स्कूलों में पढ़कर अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जाने का मौका मिलता है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी उनके लिए आसान हो जाती है क्योंकि उनके पास एक मजबूत नींव है। मेरा बोर्ड ICSE था। राइट नाउ मैं नीट परस्यू कर रही हूँ, मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है। इट वाज मेरे लिए बहुत आसान था, अभी नॉट आसान बट कंपैरेटिवली आसान नीट का पढ़ाई करना एंड सिलेबस कवर अप करना, बिकॉज मेरा ऑलरेडी ICSE में बेसिक्स कवर हो गया था। बायो में एंड केम में बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर थे ICSE में 9th एंड 10th में, तो इसके लिए अभी लर्न करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। दरअसल ये इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे 2011-12 तक भारत में कैम्ब्रिज और IB स्कूलों की संख्या 197 और 99 हो गई थी। भारत में 2019 में 884 इंटरनेशनल स्कूल थे, जो जनवरी 2025 तक बढ़कर 972 हो गए। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल स्कूलों की संख्या 8% बढ़कर 14,833 हो गई है। महाराष्ट्र में 210 IB और IGCSE संबंधित स्कूलों के साथ अग्रणी है। उसके बाद कर्नाटका है। तमिलनाडु और तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूलों की वृद्धि में तेजी से पीछे नहीं है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में ये स्कूल अब न सिर्फ शहरों तक बल्कि छोटे गांव, खेड़े और कस्बों तक पसर चुके हैं। इन स्कूल की खास बात ये है कि ये बच्चों को न सिर्फ बेहतर शिक्षा बल्कि उन्हें करियर काउंसलिंग और ग्लोबल आउटरीच तक बता देते हैं। ऐसे में अब एक और जहां भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नई युग की शुरुआत हो रही है, देखना ये होगा कि ये बच्चों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही क्या दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए ये एक चुनौती बन उभरता है। मुंबई से कैमरा पर्सन अर्जुन चिकले के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।